अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ यूके विजिट वीज़ा की रिजेक्शन की वजूहात शेयर कर रहे होंगे कि अगर इन बातों का ख्याल ना रखा जाए तो 100% आपका जितनी भी अच्छी प्रोफाइल क्यों ना हो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी यूके विजिट वीज़ा फाइल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अभी रिसेंटली हमारे कंसल्टेंसी सेशन के अंदर हमने एक कैंडिडेट की प्रोफाइल उसके साथ डिस्कस की तो पता चला कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। और वीज़ा रिजेक्ट होने का जो रिजेक्शन लेटर हमने रिसीव किया तो ऐसा लगा कि शायद जिस कंसल्टेंट ने ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी इस कैंडिडेट के साथ। क्योंकि इतनी पुअर कंसल्टेंसी फाइल हमने आज तक पहले नहीं देखी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट को यूज़ करें, बल्कि बेहतर है कि आप एक छोटा सा कंसल्टेंसी सेशन ले लें जिससे आप खुद भी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए बेसिक नॉलेज सारी ले चुके होंगे। तो भाई पहला पॉइंट जो रिफ्यूज़ल का उनका आया वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मेंशन किया था अपना रीज़न ऑफ विज़िट कि इन्हें अपनी भांजी की शादी अटेंड करने के लिए जाना है। और उन्होंने ये मेंशन किया कि उनका जितना भी एक्सपेंस है वो इनके कज़न जो हैं वो उठा रहे होंगे, जिसमें इनका रहना, इनका आना जाना और वहाँ पे खाना पीना सब कुछ शामिल है। मगर जो उन्होंने अपनी इनकम मेंशन की है वो टोटल मेंशन की है 9.5 लाख रुपए पर ईयर, जो कि हार्डली 70 से 75 हज़ार रुपये पर मंथ बनती है। अब आप खुद समझ सकते हैं जिस इंसान की तनख्वाह 70 से 75 हज़ार रुपये पाकिस्तान में इस वक्त है तो वो अपना राशन बहुत मुश्किल से पूरा कर रहा होगा। तो वो यूके कैसे जाएगा, कैसे यूके के एक्सपेंसेस को मीट करेगा और कैसे यूके के अंदर रह के वापस आएगा, ये खुद एक सवालिया निशान है। तो इस पहले पॉइंट के ऊपर ही मेरे हिसाब से उसकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई होगी। तो हमेशा ये बात जहन में रखें कि आपका जो विज़िट कॉस्ट है उससे कई ज़्यादा आपकी सैलरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा अपनी इनकम स्टेटमेंट इसी तरह से बनाएं कि आपकी जो पर मंथ सैलरी है, या अगर बिजनेस भी करते हैं तो पर मंथ जो आप पेमेंट विड्रॉ करते हैं वो एटलीस्ट इतनी हो कि एट द ईयर एंड आपकी तनख्वाह कोई 18 से 20 लाख रुपए पर एनम बन रही हो। इन कैंडिडेट की प्रोफाइल का जो रिजेक्शन लेटर है उसका सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने मेंशन किया था कि इन्होंने अपनी कज़न की बेटी की शादी में जाना है। तो मतलब कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है नहीं इनका, मतलब कि इनकी खाला की बेटी है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है जो कि इनके अपने एफआरसी से मेंशन हो सके। तो इन्होंने एफआरसी ज़रूर साथ अटैच करना था जिससे शिजरा साबित हो सके कि इनकी अम्मी और इनकी कज़न की अम्मी दोनों की अम्मी सेम है, मतलब कि इनकी नानी जो है वहाँ से शिजरा चल रहा है। तो वहाँ से एक कनेक्शन बनता कि भाई एफआरसी में इन दोनों के नाम भी आए, मतलब 4 एफआरसी इनको एक तरह से अटैच करने पड़ते ताकि एक प्रोफाइलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरा जो इनविटेशन लेटर इनके पास आया उसमें इनका नाम ही नहीं था। भाई हम भी किसी को शादी में अगर बुलाते हैं तो लिखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस फलाना ढिमकाना विद फैमिली, या जो लोग 2 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो ब्रैकेट में 2 पर्सन ओनली लिख देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कस्टमाइजेशन साबित होती है कि भाई इनको शादी में बुलाया गया है। वो भी इनका मेंशन नहीं था इसके अंदर। उसके अलावा ये था कि जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, मतलब कि इनकी कज़न की बेटी, उससे क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ये बात साबित नहीं हो रही कि आप वहाँ जाकर उन्हीं के पास जाएंगे। तो अब आप एक सस्पेक्ट बन चुके हैं कि वहाँ जाके आप स्लिप मार जाएंगे और आपने जो एप्लीकेशन दी है वो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ दी है। अब जैसा कि मैं पहले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ कि कैंडिडेट ने ये मेंशन किया है कि भाई उनकी पर एनम इनकम है 9.5 लाख रुपए। अब जो उन्होंने इनकम स्टेटमेंट साथ अटैच किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने 4 महीने के अंदर ही तकरीबन 15,23,000 रुपये उस इनकम के अंदर उनके आ चुके हैं। अब उस हिसाब से उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि आपकी तो साल की इनकम बनती है 45 लाख रुपए, जो कि 5 टाइम्स ज़्यादा है आपकी मेंशन की हुई स्टेटमेंट से। तो अब जाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ को मेंशन ही नहीं कर रहे, आपकी स्टेटमेंट ऑलरेडी अच्छी थी तो आपको तो चाहिए था कि आप जाहिर करते कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती। लेकिन क्योंकि आपने उसको कम शो किया तो आपकी प्रोफाइल शेकी हो गई। आप प्रूफ ऑफ फंड देने में नाकाम रहे कि ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो अगर आपकी स्टेटमेंट ऑलरेडी अच्छी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एज़ पर द स्टेटमेंट ही अपनी पर ईयर इनकम बनाएं, ना कि आप अपनी इनकम कम शो करें जो कि बाद में आपके अपने लिए रिस्क बन रही हो। अब इस कैंडिडेट के रिजेक्शन लेटर के 4th पॉइंट में
इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं है, चल 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 निकल यहाँ से। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो अब इसका मतलब क्या है कि भाई या तो आपकी कंट्री के अंदर आपके जो सर्कमस्टेंसेस है वो सही नहीं है, जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में सबके सामने है, हर बंदा यहाँ से भागने में लगा हुआ है, जिसका जहाँ बस चल रहा है वहाँ पे वो जा रहा है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर भी इन तमाम बातों से आगाह है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ जाके आप फिर वापस नहीं आएंगे, आप वहीं के हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लास्ट पॉइंट के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये लिखा है कि भाई वो इस बात से सेटिस्फाई हैं कि जो स्पॉन्सर है उनके पास इतने पैसे भी हैं और घर में इतनी जगह भी है, एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह सब कुछ हैं, वो आपको सुला भी लेंगे और ड्यूरिंग योर स्टे आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन वो ये कैसे मान लें कि जिसकी शादी में आप जा रहे हैं वो तो यूके बॉर्न है, उससे आप कभी ज़िंदगी में मिले हैं भी कि नहीं मिले हैं, तो वो ये चीज़ को शेकी मानते हुए कि आपका कोई उनसे डायरेक्ट या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इन तमाम रिजेक्शन पॉइंट से एक चीज़ तो साबित हो गई कि जब भी आप कभी भी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपने अपनी पूरी इनकम बनाई हुई है। ऐसा तो नहीं है कि स्टेटमेंट आपकी आ रही है करोड़ों में और इनकम आप शो कर रहे हैं लाखों में, तो जाहिर सी बात है आपका ओवरऑल केस जो है वो शेकी हो जाएगा। देन अगर आप किसी का स्पॉन्सर लगा भी रहे हैं तो उसकी डिटेल्स कंप्लीट हो, मतलब अगर कोई इनविटेशन लेटर है, कोई शादी है, कोई बच्चे का मुंडन है, जो भी है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे मेंशन करें और उसमें आपका नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खासकर इनवाइट किया जा रहा है, ना कि वो एक जनरल इनविटेशन हो जिसमें आपका कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र ना हो। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि हमेशा जेन्युइन केस बनाएं, ना कि आप एक फेक केस डेवलप कर रहे हो ताकि जिसके अंदर चांसेस हो रिजेक्शन के। इसीलिए हम अपने तमाम के तमाम देखने वालों को कहते हैं कि आप हमसे एक पहले कंसल्टेंसी सेशन बुक करा लें जिसकी कॉस्ट सिर्फ 5000 रुपीज़ है। इस 45 मिनट्स के सेशन के अंदर हम आपकी प्रोफाइल पूरी रिव्यू करते हैं और आपको वहीं बता देते हैं कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। हम आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाते कि भाई आप अप्लाई करें और आपका हम रिजेक्ट करा दें। अगर तो आपकी प्रोफाइल में हमें दम लगता है सिर्फ तभी हम आपको कहते हैं कि आप अप्लाई करें, और अगर हमें लगता है कि अगर अगले 3-4 महीने वेट करके आप थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल और डेवलप कर लेंगे तो हम आपको तब भी यही कहते हैं कि 3-4 महीने वेट करें, थोड़ी इनकम स्टेटमेंट बेहतर करें, उसके बाद फिर हम आपका अप्लाई करेंगे। तो भाई आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली पहले कंसल्टेंसी बुक करें ताकि आप लोग वेल अवेयर हो जाएं कि किस तरह से वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। स्टिल अगर आपको लगता है सेशन के बाद भी कि भाई ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर दें तो आप हमसे पूरी की पूरी अपनी वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस करवा लें जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 65,000 है, जिसमें हम आपकी वीज़ा कंसल्टेंसी फ़ीस, आपकी वीज़ा की फ़ीस और प्रोसेसिंग चार्जेस को शामिल करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके बहुत सारी जो क्यूरीज़ हैं और जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको आंसर कर रही होगी। हमें मज़ीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 03333599 पे। हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा buymeacoffee.com पे ताकि हम मज़ीद बेहतर क्वालिटी कंटेंट बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। To change your